हेलो, वेलकम बैक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉन्स्टेंसी ऑफ एंथैल्पी। कॉन्स्टेंसी ऑफ एंथैल्पी क्या है? हमको जब जूल थॉम्सन एक्सपेंशन के दौरान हम एक टॉपिक होता है कि टर्म होता है एंथैल्पी। एंथैल्पी को हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला तो एच इक्वल टू होता है यू प्लस पी वी। ठीक है, यू प्लस पी वी होता है। तो ये एंथैल्पी हमारी जूल थॉम्सन एक्सपेंशन के दौरान कांस्टेंट रहती है। जूल थॉम्सन एक्सपेंशन में एंथैल्पी कांस्टेंट होती है। तो क्यों कांस्टेंट होती है, कैसे होती है, इसी को हमको आज सिद्ध करना है, ये दिखाना है इसमें कॉन्स्टेंसी ऑफ एंथैल्पी, यानी कि जूल थॉम्सन एक्सपेंशन में एंथैल्पी कांस्टेंट क्यों होती है। कैसे आप कह सकते हैं कि एंथैल्पी इज कांस्टेंट इन द जूल थॉम्सन एक्सपेंशन या जूल थॉम्सन इफेक्ट, यानी जूल थॉम्सन एक्सपेंशन के कंडीशन में एंथैल्पी कांस्टेंट होती है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं, ये हम देखते हैं। ठीक है, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी कॉन्स्टेंट कैसे होता है, इसी को हमको आज प्रूफ करके दिखाना है। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि इन द जूल थॉम्सन एक्सपेंशन in the Joule Thomson expansion, the pressure on both side of porous plug, the pressure on the both side of porous plug are constant, then the enthalpy of gas are also constant। कॉन्स्टेंसी ऑफ एंथैल्पी में हमको कह रहा है कि इन द जूल थॉम्सन एक्सपेंशन द प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ पोरस प्लग आर कांस्टेंट। बोथ साइड यानी कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे है, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी आपको हमने डिस्कस किया था कि जब हम किसी भी वास्तविक गैस को, किसी भी रियल गैस को कंसीडर करते हैं, हायर कांस्टेंट प्रेशर पे लेते हैं और उसको एडियाबैटिक कंडीशन में पोरस प्लग के माध्यम से लोअर प्रेशर रीजन की ओर जब हम गुजारते हैं, लोअर प्रेशर रीजन की ओर एक्सपैंड करते हैं, तो गैस के टेम्परेचर में चेंजिंग होती है, ऐसा हमने कहा था। लेकिन यहाँ जो हम प्रेशर लेते हैं जूल थॉम्सन एक्सपेंशन में, तो पोरस प्लग क्या होता है, पोरस प्लग को हम बीच में लगाते हैं, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं। ये हमारा कंपार्टमेंट ए हो गया जो कि हायर प्रेशर रीजन में है, ये हमारा कंपार्टमेंट बी हो गया जो कि लोअर प्रेशर रीजन में है। ये कांस्टेंट हायर प्रेशर पे यहाँ फिक्स्ड होता है, यहाँ प्रेशर हमने फिक्स किया हुआ है लोअर, यानी कि कांस्टेंट लो प्रेशर P2 है। ठीक, तो यहाँ पोरस प्लग के दोनों साइड, ऑन द बोथ साइड ऑफ पोरस प्लग इन जूल थॉम्सन एक्सपेंशन द प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट। प्रेशर हमारा कांस्टेंट होता है, इसके आधार पे हम कह रहे हैं कि एंथैल्पी भी कांस्टेंट होगी। तो क्यों होगी एंथैल्पी कांस्टेंट, ये हम आपको दिखाते हैं। हमने माना कि जब हम गैस को कंसीडर करते हैं हायर प्रेशर पे, यानी कंपार्टमेंट ए में हमारी गैस होती है, जब गैस को हायर प्रेशर रीजन में लेते हैं तो हम मान लेते हैं कि व्हेन द गैस इज एट स्टेट ए, जब स्टेट ए में आई, इन कंपार्टमेंट ए में जब गैस होती है तो उसका प्रेशर हम मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर द प्रेशर इन द प्रेशर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इन द कंपार्टमेंट ए इज P1 V1 एंड T1। हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं कि कंपार्टमेंट ए में गैस का जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है वो P1 V1 और T1 है। यानी कंपार्टमेंट ए में हायर प्रेशर रीजन में गैस का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर क्या है, T1 है, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, और जब हम गैस को हायर प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की ओर अलाउ करते हैं, यानी कि प्रसारित करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, तो जूल थॉम्सन ने ऑब्जर्व किया कि उसका टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता है। तो हायर प्रेशर से जब लोअर प्रेशर रीजन की ओर ले जाते हैं तो हमने मान लिया कि कंपार्टमेंट बी में जब गैस हमारी पहुंच जाती है पोरस प्लग के माध्यम से, पोरस प्लग क्या होता है, कंपार्टमेंट ए यानी हायर प्रेशर रीजन और लोअर प्रेशर रीजन के बीच में होती है।
ठीक ना। बीच में हम रखते हैं, हमने कंपार्टमेंट ए में माना कि गैस हायर प्रेशर पे है, जब कंपार्टमेंट बी में गैस पहुंचेगी तो लोअर प्रेशर पे होगी, तो लोअर प्रेशर पे हमने उसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर हमने मान लिया कि P2, V2 और T2 होता है, यानी लोअर प्रेशर रीजन में जब बी पे पहुंच जाता है, कंपार्टमेंट बी में गैस हमारी पहुंच जाती है, तो उसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर बदल के P2, V2 और T2 हो जाता है। जब एडियाबैटिक कंडीशन में पिस्टन ए को, पिस्टन जो हमारा यहाँ C है, पिस्टन C को जब हम क्या करते हैं, पुश करते हैं, पुल करते हैं, यानी कहने का पुश करते हैं, इसको धकेलते हैं, किस लिए, हायर प्रेशर रीजन से गैस को लोअर प्रेशर रीजन में जब हम एक्सपेंड करते हैं तो हम पिस्टन सी को पुश करते हैं, पिस्टन सी को आगे की ओर जब हम धकेलते हैं तो गैस हमारी क्या होती है, पोरस प्लग के माध्यम से, पोरस प्लग पी के माध्यम से गैस हमारी कंपार्टमेंट बी की ओर जाती है और वहाँ पे उसका प्रेशर P2 होता है। द प्रेशर P2 एट द पिस्टन बी, डी पे, डी पिस्टन डी पे जो उसका प्रेशर होता है P2 होता है, राइट साइड में जो आपको दिख रहा है। और इस प्रकार से गैस का जो यानी कि प्रेशर होता है पिस्टन डी पे वो P2 होता है और गैस हमारी क्या होती है, अलाउ करते हैं, पोरस प्लग से गैस लीक आउट होती है, स्लिप करती है, पोरस प्लग से गुजरती है और गैस कहाँ आ जाती है, कंपार्टमेंट बी में आती है, जहाँ पे पिस्टन का प्रेशर हमने P2 पे फिक्स किया हुआ है, लोअर प्रेशर P2 पे फिक्स किया हुआ है और यहाँ से गैस हमारी क्या होती है, पिस्टन बी में आती है। टोटली फाइनली गैस हमारी क्या होती है, टोटली कंप्लीट गैस क्या होती है, कंपार्टमेंट बी में आ जाती है। इस प्रकार से फाइनली ऑल द गैस यानी कि पूरी की पूरी गैस टोटली क्या होती है, कंपार्टमेंट बी में आ जाती है, जहाँ पे गैस का प्रेशर, जहाँ पे पिस्टन का प्रेशर P2 होता है, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2 होता है। ठीक, तो यहाँ से हम कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि जब गैस को हम कंपार्टमेंट ए में, यानी कि जब हम पिस्टन ए को पुश करते हैं, जब गैस हमारी क्या होती है, हायर प्रेशर रीजन में पिस्टन यानी कंपार्टमेंट ए में होती है, तो उसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 होता है। जब कंपार्टमेंट बी में गैस जाती है तो पिस्टन का हमने प्रेशर ऑलरेडी, उसका कांस्टेंट प्रेशर P2 हमने कंसीडर कर रखा है, P2 होती है और गैस का वॉल्यूम हम मान लेते हैं कि फाइनली गैस जब कंपार्टमेंट बी में आ जाती है तो इसका फाइनल वॉल्यूम हमारा V2 हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि जब गैस हमारी यहाँ से चलती, यानी यहाँ से अलाउ करते, तो हम पहले क्या करते हैं, पिस्टन को, पिस्टन ए जो हमारा पिस्टन सी है, इस पिस्टन सी को हम क्या करते हैं, कंपार्टमेंट ए में जो गैस हमारी है इसको हम क्या करते हैं, प्रेशर कंप्रेस करते हैं, यानी कि पिस्टन ए को, पिस्टन सी को दबाते हैं। जब पिस्टन सी को दबाते हैं तो प्रेशर यहाँ क्या होता है, पिस्टन सी को दबाते हैं, यानी गैस हमारी कंप्रेस्ड होती है और आगे की ओर यहाँ बढ़ती, तो प्रेशर यानी पोरस प्लग के माध्यम, पोरस प्लग पी के माध्यम से अलाउ होती है लोअर प्रेशर रीजन में जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ हम पिस्टन ए को पुश करते हैं, इसलिए जो भी वर्क होगा वो गैस पर कार्य किया जाएगा। गैस क्या होगी, यहाँ से जब हम पिस्टन को पुश करेंगे, कंप्रेस करेंगे तो गैस क्या होगी, कंप्रेस्ड होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फाइनली द वर्क डन ऑन द गैस इन पुशिंग द पिस्टन ए एट कांस्टेंट प्रेशर EP। यहाँ मान लेते हैं कि प्रेशर P1 मान लेते हैं, यहाँ से लिखेंगे फाइनली द वर्क डन ऑन द गैस, finally the work done on the gas in pushing piston A, ठीक ना, the work done on the gas in pushing piston A, the pressure या एट प्रेशर P1, एट प्रेशर P1 या कांस्टेंट प्रेशर है, एट कांस्टेंट लिख लेंगे यहाँ, एट कांस्टेंट प्रेशर P1, एट कांस्टेंट प्रेशर P1 इज, तो यहाँ हो जाएगा W1 इज इक्वल टू PdV होता है, तो PdV तो यहाँ हो जाएगा, PdV होता है तो यहाँ हो जाएगा प्रेशर कितना है, P1 है, वॉल्यूम क्या है, V1 है, P1 V1 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर हम मान लेंगे 1। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब गैस हमारी क्या है, जब पोरस प्लग पी के माध्यम से फाइनली पूरी की टोटली गैस क्या होगी, कंपार्टमेंट बी में जब आ जाएगी, तो कंपार्टमेंट बी में हमने माना है कि जो पिस्टन का प्रेशर हमने P2 पे प्रेशर को फिक्स किया हुआ है, वॉल्यूम क्या है, V2 है, फाइनली वॉल्यूम हमने कंसीडर किया है V2 है। वहाँ हमने दिखाया आपको कि जब कंपार्टमेंट बी में गैस आ जाएगी तो वॉल्यूम उसका V2 हो जाएगा, टेम्परेचर T2 हो जाएगा, प्रेशर हमारा क्या होगा, P2 होगा। तो यहाँ हम मानेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे नीचे
द वर्क डन बाय द गैस। अब यहाँ क्या है कि यहाँ हम पिस्टन को पुश करते हैं तो गैस क्या होती है, कंप्रेस होगी। यहाँ जब हम पिस्टन को पुश करेंगे तो गैस क्या होगी, कंप्रेस होगी और पोरस प्लग के माध्यम से कंपार्टमेंट बी में जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पिस्टन को एक यानी जो हमारा ये पिस्टन सी है इसको हम पुश करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा कि फाइनली द वर्क डन ऑन द गैस। तो गैस क्या होती है, कंप्रेस्ड होती है, इसलिए वर्क किस पे होगा, पिस्टन हमारा पिस्टन प्रेशराइज्ड करेगा तो गैस हमारी अलाउ होगी एक्सपेंड होने के लिए। तब गैस हमारी क्या होगी, प्रसारित होगी, किधर जाएगी, पिस्टन बी की ओर यानी लोअर प्रेशर रीजन की ओर जाएगी। तो लोअर प्रेशर रीजन की ओर जाती है तो पिस्टन ए के कारण हम जब पिस्टन ए को कंप्रेस करते हैं यानी पिस्टन ए का प्रेशर जब हम पिस्टन ए को पुश करते हैं तो गैस क्या होती है, कंप्रेस्ड होती है। इसलिए हम यहाँ लिखते हैं द वर्क डन ऑन द गैस इन पुशिंग पिस्टन ए एट कांस्टेंट प्रेशर P1। ठीक है, जब हम पिस्टन ए को पुश करते हैं तो गैस पे जो कार्य होता है, पिस्टन के द्वारा जो कार्य किया जाता है, तो वर्क डन W1 = हो जाएगा P1 V1 के। वर्क डन ऑन द सिस्टम हम जानते हैं कि माइनस होगा, इसलिए हम यहाँ कंसीडर करेंगे इसको W1 = P1 V1 लेते हैं, लेकिन साइन जब हम कंसीडर करेंगे तो माइनस साइन कंसीडर करेंगे। अब जब गैस हमारी टोटली कंपार्टमेंट बी में आ जाएगी, कंपार्टमेंट बी में आएगी तो गैस के द्वारा किया तब क्या होगा, यहाँ जब गैस आएगी तो गैस क्या करेगी, यहाँ पे हमने पिस्टन को प्रेशर P पे, यहाँ हमने पिस्टन को प्रेशर P2 पे कांस्टेंट लोअर प्रेशर P2 पे फिक्स किया हुआ है। ठीक, जब गैस यहाँ आएगी तो पिस्टन को क्या करती है, पीछे की ओर धकेलती है, तो गैस क्या होगी, एक्सपेंड करेगी। जब गैस एक्सपेंड करेगी तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय द गैस होगा, यानी पिस्टन को पीछे की ओर पुश करेगी। पिस्टन को गैस पीछे की ओर पुश करेगी तो पिस्टन पीछे की ओर जाएगा। जैसे देखिए यहाँ डॉटेड लाइन, पहले पिस्टन यहाँ था, गैस आती है जो यहाँ से कंप्रेस्ड गैस आती है तो ये क्या करती है, पिस्टन को पीछे की ओर धकेलती है। पिस्टन को पीछे की ओर धकेलेगी तो गैस यहाँ कंपार्टमेंट बी में क्या होगा, गैस के द्वारा कार्य किया जाएगा। कंपार्टमेंट में ए में गैस पर कार्य किया जाता है, कंपार्टमेंट बी में क्या होगा, गैस के द्वारा कार्य किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे वर्क डन बाय द गैस, द वर्क डन बाय द गैस इन पुशिंग पिस्टन बी at constant pressure P2। ठीक है, तो P2 पे क्या होगा, W2 = हो जाएगा P2 V2 के, क्वेश्चन नंबर हम मान लेंगे 2। W2 = हो जाएगा P2 के। अब इस प्रकार से हमको वर्क डन मिल गया कंपार्टमेंट ए में भी, कंपार्टमेंट बी में। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन हम निकालेंगे, नेट वर्क डन निकालेंगे तो W1 + W2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, W2 हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि वर्क डन बाय द गैस है, ये नेगेटिव होगा क्योंकि वर्क डन ऑन द गैस है। इसलिए इसकी वैल्यू जब नेट वर्क डन हम निकालेंगे तो W = हो जाएगा W2 - W1 के। ठीक है, इस प्रकार से नेट वर्क डन हमको मिल जाएगा। ठीक है, W2 = हो गया P2 V2 के, यहाँ से निकालेंगे 10 द नेट एक्सटर्नल वर्क डन इन ए कंप्लीट प्रोसेस इज del W = हो जाएगा W2 - W1, या इम्प्लाइज दैट हो जाएगा del W = W2 की वैल्यू P2 V2 - P1 V1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर कौन सा होगा, 3। ठीक, अब यहाँ हम लिख सकते हैं लेट द इनिशियल internal energy let the initial internal energy is U1 and final internal energy of gas B U2
U2 ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि जब हम पिस्टन ए को पुश करते हैं हायर प्रेशर रीजन से, पिस्टन ए को पुश करते हैं तो गैस हमारी अलाउ होती है, एक्सपैंड करती है, प्रेशर पोरस प्लग पी से गुजर के कंपार्टमेंट बी में आती है। तो जब हम पिस्टन को पुश करते हैं तो वर्क डन जो होता है गैस पर होता है, क्योंकि गैस हमारी क्या होती है, जब हम पिस्टन को आगे की ओर धकेलते हैं तो गैस कंप्रेस्ड होती है, वर्क डन ऑन द गैस होता है, पिस्टन के द्वारा कार्य किया जाता है, इसलिए वर्क डन ऑन द गैस हम कंसीडर करते हैं W1 इज इक्वल टू, और पिस्टन की का प्रेशर जनरली हमने यहाँ कंसीडर किया है P1 प्रेशर पे, इसलिए हम यहाँ मानते हैं कि प्रेशर हमारा क्या होगा, P1 होगा। तो गैस जब हमारी एक्सपैंड करेगी, यानी कि जब पिस्टन ए को पुश करेंगे तो जो वर्क डन हमको होगा मिलेगा वो गैस पर किया गया कार्य मिलेगा। तो वर्क डन ऑन द गैस व्हेन द प्रेशर इज P1 हमको मिलता है W1 इज इक्वल टू P1 V1 के। तो जो वैल्यू हमको मिलेगी वर्क डन हमको फाइंड होगा वो वर्क डन ऑन द गैस होता है, यानी गैस पर कार्य किया जाता है, इसलिए वर्क डन नेगेटिव होगा। नेगेटिव साइन जनरली हमने यूज़ नहीं किया है, लेकिन ऑन द गैस होगा इसलिए नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ हमने W2 माइनस W1 किया हुआ है। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट जब हम निकालते हैं, यानी कि जब हमारी गैस क्या होगी, कंपार्टमेंट ए से पोरस प्लग के माध्यम से कंपार्टमेंट बी में आ जाती है, तो गैस क्या होती है, जब कंपार्टमेंट बी में आती है तो गैस पिस्टन डी जो होता है हमारा, पिस्टन डी है जो कि प्रेशर P2 पे, लोअर प्रेशर P2 पे फिक्स होता है, कांस्टेंट प्रेशर P2 पे फिक्स होता है। तो जब गैस हमारी कंपार्टमेंट बी में आती है तो पिस्टन डी को क्या करती है, पीछे की ओर पुश करती है, अब पिस्टन पी को डी को पीछे की ओर पुश करती है और गैस एक्सपैंड होती है और वॉल्यूम उसका चेंज होकर V2 हो जाता है। ठीक ना। तो फाइनली उसका वॉल्यूम जो आता है, पहले वॉल्यूम V1 था, अब गैस क्या कंपार्टमेंट बी में आ जाती है तो पिस्टन डी को पीछे की ओर धकेलती है और उसका फाइनली वॉल्यूम V2 होता है। तो फाइनली वॉल्यूम जब V2 हो जाता है तो हम यहाँ से निकालते हैं गैस पिस्टन को पीछे की ओर पुश करती है, यानी गैस एक्सपैंड होती है, इसलिए हम लिखते हैं कि वर्क डन बाय द गैस एट लोअर प्रेशर या एट कांस्टेंट प्रेशर P2, कांस्टेंट प्रेशर P2 पे गैस के द्वारा किया गया कार्य जो हमको मिलता है W2 इजिकल टू मिलता है P2 V2 के। V2 क्यों होता है, क्योंकि कंपार्टमेंट बी में जब गैस हमारी आती है तो वॉल्यूम उसका V2 हो जाता है, चेंज होके V1 से फाइनली वॉल्यूम उसका V2 हो जाता है। ठीक है। तो हमको वर्क डन मिलता है W2 इजिकल टू P2 V2 के, वर्क डन बाई द गैस होता है इसलिए साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। अब यहाँ से हमने लिखा दस द नेट वर्क डन, नेट एक्सटर्नल वर्क डन इन कंप्लीट प्रोसेस, इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस में, यानी गैस जब हमारी हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की ओर अलाउ होती है, यानी जूल थॉमसन एक्सपेंशन के कंप्लीट प्रोसेस में। जूल थॉमसन एक्सपेंशन क्या है, जूल थॉमसन एक्सपेंशन है कि जब हम हायर प्रेशर रीजन से गैस को लोअर प्रेशर रीजन की ओर अलाउ करते हैं डियाबेटिक कंडीशन में एक पोरस प्लग के माध्यम से, तो गैस के टेम्परेचर में चेंजिंग होती है। तो इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस में जो हमको वर्क डन मिलता है वो कम क्या मिलता है, जब प्रेशर पिस्टन सी को हम पुश करते हैं, आगे की ओर पुश करते हैं तो गैस कंप्रेस होती है और गैस कंपार्टमेंट बी की ओर एक्सपेंड करती है। ठीक ना। तो हमको वर्क डन ऑन द गैस मिलता है, और जब हम कंपार्टमेंट बी में गैस होती है तो वर्क डन बाई द गैस मिलता है। तो नेट वर्क डन, नेट एक्सटर्नल वर्क डन क्या होगा ये हम निकालते हैं। तो यहाँ से हमने निकाला दस द नेट एक्सटर्नल वर्क डन इन कंप्लीट प्रोसेस, इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस यानी जूल थॉमसन एक्सपेंशन के दौरान जो नेट वर्क डन होगा, तो नेट वर्क डन क्या होगा, जो कंपार्टमेंट ए में गैस के द्वारा किया गया कार्य है, गैस पर किया गया कार्य है, जो कंपार्टमेंट बी में गैस के द्वारा किया गया कार्य है, दोनों को ऐड कर दें, नेट वर्क डन हमको मिलेगा। तो नेट वर्क डन जब आप निकालेंगे डेल W इक्वल टू हो जाएगा W1 प्लस W2 के। लेकिन यहाँ क्या है कि वर्क डन ऑन द गैस है, ऑन द गैस होने के नाते यानी कि गैस पर कार्य किया जाता है, इसलिए साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो W1 की वैल्यू क्या होगी, माइनस हो जाएगी, माइनस W1 प्लस W2 होगा, यानी डेल W इक्वल टू आ जाएगा W2 माइनस W1 के, यानी नेट वर्क डन हमको मिलेगा W2 माइनस W1 के। W2 की वैल्यू हमको मिली है P2 V2 माइनस P1 V1, इक्वेशन 1 और 2 के आधार पे हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमको नेट वर्क डन मिल गया। इसी प्रकार से हम मानते हैं कि जब हम जानते हैं कि गैस की इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी, क्योंकि गैस की स्टेट्स में चेंजिंग हो रही है, तो स्टेट्स में चेंजिंग हो रही है इसलिए इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तो हमने मान लिया कि जब हमारा जो गैस है, गैस हमारी हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन यानी कंपार्टमेंट ए से कंपार्टमेंट बी में जब जाएगी, यानी इनिशियल से फाइनल जाएगी, तो गैस के इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग होगी। तो हमने यहाँ कंसिडर किया लेट द इनिशियल इंटरनल एनर्जी बी U1 यानी जब गैस हमारी कंपार्टमेंट ए में होती है यानी हायर प्रेशर रीजन में होती है, तो उसकी जो प्रारंभिक इंटरनल एनर्जी होगी वो U1 हमने मान लिया। ठीक। एंड फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस बी U2,
ठीक ना। यानी जब पोरस प्लग से होके गैस हमारी कंपार्टमेंट बी में आ जाती है, फाइनली गैस हमारी कंपार्टमेंट बी में जब आ जाती है, लोअर प्रेशर रीजन में आ जाती है, तो गैस की इंटरनल एनर्जी हमने मान लिया कितना है, U2 है। ठीक, तो पूरे कंप्लीट प्रोसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी इंटरनल एनर्जी में इनिशियल से जब सिस्टम यानी गैस हमारी इनिशियल से फाइनल स्टेट में जाती है, तो नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, इंटरनल एनर्जी में कुल कितनी चेंजिंग होगी, ये हम आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 10 द नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी in internal energy thus the net change in internal energy of gas is नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप निकालेंगे तो हो जाएगा डेल U इज इक्वल टू U2 फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल U2 माइनस U1 के। इक्वेशन नंबर हो जाएगा 4। सिंस यहाँ लिखेंगे since the process has been performed under adiabatic condition अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, दैट इज करके हम लिख सकते हैं एडियाबैटिक कंडीशन में देयर आर नो चेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, दैट इज हम कर सकते हैं डेल Q इज इक्वल टू 0 के। ठीक, हेंस फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स यहाँ से करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स वी हैव, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हम यहाँ से लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहता है डेल Q इज इक्वल टू होता है डेल U प्लस डेल W के। हियर यहाँ पे डेल Q इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि हियर इन द जूल थॉम्सन एक्सपेंशन द प्रोसेस इज एडियाबैटिक, अंडर एडियाबैटिक कंडीशन में हम जूल थॉम्सन एक्सपेंशन को कंसीडर करते हैं, इसलिए डेल Q की वैल्यू 0 हो जाएगी। इम्प्लाइज दैट आ जाएगा डेल U प्लस डेल W इज इक्वल टू 0 के। डेल U प्लस डेल W इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, पुश कर, ठीक है। डेल U प्लस डेल W इज इक्वल टू हो जाएगा 0 के। यहाँ से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 द वैल्यू ऑफ डेल U इज इक्वल टू, इक्वेशन 4 में हमको मिला है U2 माइनस U1 एंड प्लस हो जाएगा डेल W इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 इज इक्वल टू 0 के। P1 V1 माइनस P2 V2, या नहीं P2 V2 माइनस P1, W2 माइनस W1 है ना, P2 V2 माइनस P1 V1। ठीक है, यहाँ से या इम्प्लाइज दैट कर सकते हैं U2 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको देखिए ओपन करेंगे, माइनस उस साइड ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा U1 प्लस P1 V1 के, या इम्प्लाइज दैट कर सकते हैं U1 प्लस P1 V1 इज इक्वल टू हो जाएगा U2 प्लस P2 V2 के। सिंस वी नो दैट चूँकि हम जानते हैं कि एंथैल्पी H इज इक्वल टू होती है U प्लस PV के, यदि हम यहाँ से इम्प्लाइज दैट इफ़ वी कंसीडर H1 हेंस हियर U इज़ द U1 एंड P इज़ द P1 एंड V इज़ द V1, H1 इज इक्वल टू U1 प्लस P1 V1 एंड इफ़ वी कंसीडर एंथैल्पी H2 देन दिस इज़ द U2 प्लस P2 V2। हेंस फ्रॉम above equation we get U1 प्लस P1 V1 को हम कंसीडर कर सकते हैं H1 के एंड U2 प्लस P2 V2 को कंसीडर कर सकते हैं S2 के, यानी द एंथैल्पी ऑफ इनिशियल इज इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ फाइनल स्टेट,
दैट इज हम यहाँ से कह सकते हैं बट द क्वांटिटी u प्लस पी भी इज इक्वल टू h होता है, दैट इज u1 प्लस p1 v1 को हम h1 कंसीडर कर सकते हैं, u2 प्लस p2 v2 को हम h2 कंसीडर कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, दस द एंथैल्पी h1 इज इक्वल टू हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ गैस इन द जूल थॉम्सन एक्सपेंशन इज हो जाएगा h1 इज इक्वल टू h2 के। इसके आधार पे हम लिख सकते हैं हेंस वी कंक्लूडेड दैट, यहाँ हम लिख सकते हैं, देखिए इसके आधार पे हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस यहाँ लिख सकते हैं आप हेंस वी कंक्लूडेड दैट hence we concluded that in the Joule-Thomson expansion या in the Joule-Kelvin expansion the enthalpy of gas remains constant. The enthalpy of gas remains constant, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि hence we concluded that in the Joule-Kelvin expansion या Joule-Thomson expansion the enthalpy of gas remains constant। गैस की जो एंथैल्पी होती है वो कांस्टेंट रहती है, यानी इनिशियल स्टेट में जो एंथैल्पी होगी वही फाइनल स्टेट में भी होगी, यानी हायर प्रेशर रीजन में जो एंथैल्पी होगी वही लोअर प्रेशर रीजन में भी होगी, ठीक है। जूल-थॉम्सन एक्सपेंशन में हमने आपको बताया कि पोरस प्लग के दोनों साइड हायर प्रेशर रीजन में भी लोअर प्रेशर रीजन में भी प्रेशर हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पोरस प्लग के दोनों साइड ऑन बोथ साइड द पोरस प्लग द प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट इन द जूल-थॉम्सन एक्सपेंशन, हेंस द एंथैल्पी रिमेंस कांस्टेंट, इसलिए एंथैल्पी भी कांस्टेंट होगी। क्यों होगी वो हमने आपको यहाँ कंक्लूड करके डेरिवेट करके दिखाया कि एंथैल्पी कांस्टेंट क्यों होती है। h1 इज इक्वल टू h2 हो गया, यानी इनिशियल स्टेट में यानी हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन में जब हम गैस को अलाउड करेंगे तो हायर प्रेशर रीजन में जो एंथैल्पी होगी गैस की इनिशियल स्टेट में वही एंथैल्पी उसकी फाइनल स्टेट में भी होगी, h1 इज इक्वल टू h2 हो गया। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने की है, एक बात हमको ध्यान देना है कि केवल इनिशियल h1 क्या है, h1 इज द एंथैल्पी ऑफ द गैस इन इनिशियल स्टेट, नॉट इन द इंटरमीडिएट स्टेट, ठीक ना। यानी कहने का मतलब h1 जो हमारी एंथैल्पी है वो केवल इनिशियल स्टेट में है, यानी h2 इज द एंथैल्पी ऑफ गैस इन द फाइनल स्टेट, h1 एंड h2 इज नॉट इन द इंटरमीडिएट स्टेट। यानी कहने का मतलब h1 की वैल्यू h2 के बराबर होती है, एंथैल्पी हमारी केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट में कांस्टेंट होती है। हमने यहाँ लिखा हेंस वी कंक्लूडेड दैट इन द जूल-थॉम्सन एक्सपेंशन द एंथैल्पी ऑफ गैस रिमेंस कांस्टेंट, केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, यानी कि इनिशियल और फाइनल कंडीशन में जब पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस होगा, पूरे कंप्लीट प्रोसेस में इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट की एंथैल्पी आपस में इक्वल होगी, न कि इंटरमीडिएट स्टेट में। यानी यहाँ पे अगर हमसे पूछे कि इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में एंथैल्पी कांस्टेंट होगी जूल-थॉम्सन एक्सपेंशन में, तो जूल-थॉम्सन एक्सपेंशन में एंथैल्पी केवल इनिशियल से फाइनल स्टेट के बीच में कांस्टेंट नहीं होगी, इनिशियल और फाइनल स्टेट की एंथैल्पी आपस में बराबर होगी। तो इतना हमको ध्यान देना है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट, यहाँ हम इतना ध्यान देंगे, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ओनली द इनिशियल एंड फाइनल एंथैल्पी आर इक्वल, वी नो नथिंग अबाउट द इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ द प्रोसेस, यानी प्रोसेस के बीच के स्टेट्स में, यानी इनिशियल से फाइनल के बीच में एंथैल्पी हमारी कांस्टेंट नहीं होगी, एंथैल्पी हमारी इनिशियल से फाइनल के बीच में कांस्टेंट नहीं होगी, केवल इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट की एंथैल्पी आपस में बराबर होगी। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि द एंथैल्पी रिमेंस कांस्टेंट नॉट कंजर्व्ड, ठीक ना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एंथैल्पी रिमेंस कांस्टेंट अंडर जूल-थॉम्सन एक्सपेंशन या इन द जूल-थॉम्सन जूल-केल्विन एक्सपेंशन, इट इज़ नॉट कंजर्व्ड इन द जूल-थॉम्सन इफेक्ट या जूल-थॉम्सन एक्सपेंशन। एंड जूल-थॉम्सन एक्सपेंशन में एंथैल्पी हमारी कंजर्व नहीं होती है, कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब है कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे एंथैल्पी आपस में इक्वल होती है। जो इनिशियल स्टेट में गैस की एंथैल्पी होगी वही एंथैल्पी गैस की फाइनल स्टेट में होगी, इंटरमीडिएट स्टेट में एंथैल्पी आपस में बराबर नहीं होगी, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ठीक ना। हमने कहा कि जूल-थॉम्सन एक्सपेंशन में एंथैल्पी कांस्टेंट होती है, यानी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे एंथैल्पी क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। इसलिए हम कहते हैं कि इनिशियल से फाइनल के दौरान जब इनिशियल से स्टेट में और फाइनल स्टेट में हमारी गैस होगी तो उसकी एंथैल्पी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। इंटरमीडिएट स्टेट में एंथैल्पी कांस्टेंट नहीं होगी, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। तो इतना आप ध्यान रखेंगे कि इनिशियल और फाइनल स्टेट की केवल एंथैल्पी बराबर होती है, न कि इंटरमीडिएट
स्टेट की यानी इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच की अवस्थाओं में एंथैल्पी हमारी कांस्टेंट नहीं होती है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ठीक ना। ऐसा जूल थॉम्सन एक्सपेंशन प्रूव नहीं करता है। जूल थॉम्सन एक्सपेंशन में इनिशियल और फाइनल स्टेट की एंथैल्पी आपस में बराबर होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जूल थॉम्सन एक्सपेंशन में एंथैल्पी कांस्टेंट होती है, कंजर्व नहीं होती। कंजर्व होती तो इनिशियल से फाइनल एवरी स्टेट एवरी पॉइंट पे एंथैल्पी हमारी क्या होती है, अगर एंथैल्पी हमारी कंजर्व्ड होती, कंजर्व्ड यानी संरक्षित होती, तो इनिशियल से फाइनल स्टेट के बीच के एवरी इंटरमीडिएट स्टेट पे प्रत्येक बीच की अवस्था पे एंथैल्पी हमारी क्या होती, कांस्टेंट रहती, एक बराबर रहती, ठीक ना। लेकिन यहाँ हमने जो प्रूफ किया है इसमें केवल इतना आप जानते रहें कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट की एंथैल्पी आपस में बराबर होती है, एंथैल्पी कांस्टेंट होती है, कंजर्व्ड नहीं होती है इन द जूल थॉम्सन एक्सपेंशन। एंथैल्पी इज इक्वल इन द ओनली इन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, नथिंग इन द इंटरमीडिएट स्टेट, ठीक ना। इंटरमीडिएट स्टेट यानी बीच की इनिशियल और फाइनल के बीच में एंथैल्पी हमारी कांस्टेंट नहीं होती, यानी कि इक्विवेलेंट नहीं होती, इक्वल नहीं होती, केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे एंथैल्पी हमारी इक्वल होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जूल थॉम्सन एक्सपेंशन में एंथैल्पी हमारी कांस्टेंट होती है, कंजर्व्ड नहीं होती है, ठीक। इस प्रकार से हमने आपको कॉन्स्टेंसी ऑफ एंथैल्पी के बारे में बताया कि जूल थॉम्सन एक्सपेंशन में जो एंथैल्पी होती है गैस की, एंथैल्पी ऑफ गैस रिमेंस कांस्टेंट, ठीक ना। गैस की एंथैल्पी कांस्टेंट होती है जूल थॉम्सन एक्सपेंशन में, हमने प्रूफ करके आपको दिखाया, ठीक है।